सिंगल फेस कॉन्ट्रैक्टर और 3 फेस कॉन्ट्रैक्टर में फर्क और कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है वो बता रहे हैं। मालूमात है? मालूमात है? बोलो ना जोर से। नहीं मालूमात है। तो मेरा नाम शहनवाज अहमद है और आप देख रहे हैं शहनवाज अहमद HBSC सिस्टम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैन ऑन कर दो। तो ये है कॉन्ट्रैक्टर। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। ये 3 फेस कॉन्ट्रैक्टर और ये सिंगल फेस कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का मेन जो काम है वो क्या पता है? कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर इसलिए लगाते हैं कि ये एक दूसरे से ऑटोमेटिक कनेक्ट कराए। जैसे कि कंप्रेसर या किसी इक्विपमेंट ये लगाया जाता है तो हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं इसमें, मगर ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको मशीन को कभी बंद भी कराना पड़ता है और कभी चालू कराया जाता है। वो किससे होता है? वो सेंसर से होता है। इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है ताकि ऑटोमेटिक बंद भी और ऑटोमेटिक चालू हो। कैसे चालू होता है कॉन्ट्रैक्टर? कनेक्शन कहाँ पे होता है? सिंगल फेज में सीरीज फेज दोनों के एक ही सिस्टम है। पहले हम खोल के दिखा देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर में रहता क्या है, कैसे कनेक्ट होता है। इसके अंदर रहता है कॉइल। क्या रहता है? कॉइल। इसके अंदर रहता है कॉइल और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉइल वोल्टेज से ही आपस में कनेक्ट होता है। हर कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग कॉइल वोल्टेज होता है। जैसे कि 220 भी आता है, कोई 3 फेज भी आता है। तो इसको देख लो पहले। ये है कॉन्ट्रैक्टर। देखो, दिख रहा सामने? ये कॉन्ट्रैक्टर है और इसका ये कॉइल है। ये जला हुआ है, ये कॉइल है इसका। ये कॉइल मिलता है बाजार में, वो कॉइल लगा लेते हैं। तो ये जब कॉइल में तुम 220 सप्लाई देते हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके अंदर देखो लगा हुआ है इस तरह का एक, जिसको बोलते हैं हम लोग लोहा कुछ बोल दो, या एक्चुअली क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्या होता है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपस में टच कर जाता है। जब टच करता है तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये इसके अंदर पिन है, वो तीनों पिन सड़ जाता है आपस में। ये कब होता है? जब तुम 220 सप्लाई इसमें देते हो। तो कैसे होगा वो हम दिखा देते हैं। तो रख देते हैं इसको, फिट कर लेते हैं वापस। सबसे पहले फर्क देख लो कि दोनों में क्या फर्क होता है। और ये सिंगल फेज है, ये कॉन्ट्रैक्टर सिंगल फेज है, सेम फंक्शन है। इसमें सिंगल फेज जाएगा और उसमें 3 फेज सप्लाई जाएगा, सेम फंक्शन है। ठीक है, इसमें भी कॉइल वोल्टेज होता है 220 है। ये कहाँ पे देखना? देखो यहाँ पे लिखा रहता है कॉइल वोल्टेज 220। देख लो, दिखाई दे रहा है 220। ठीक है, तो ये कॉइल वोल्टेज होता है। अब ये काम कैसे करता है दिखा देते हैं, इसको गौर से देखो। ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये इसका कॉइल, ये इसका कॉइल है ये वाला। ठीक है, यहां पे लिखा रहता है A1 और यहां पे रहता है A2। ठीक है, A1 A2 440 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है और DC सप्लाई भी हो सकता है 12 वोल्ट। 440 भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर, 220 भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर और DC वोल्टेज 12 वोल्ट भी DC का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ये एज पर डिजाइन होगा किस तरह से कि मशीन कौन सा है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट रहता है इसके अंदर में। ठीक है, मान के चलो हम लोग एयर कंडीशन वाले हैं तो हम लोग कंप्रेसर ही लेके चलते हैं। इसमें एक कंप्रेसर है,
आर वाई और बी, ये कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर को हमको चलाना है, इस कंप्रेसर को हमको चलाना है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों सप्लाई यहां पे आ जाएगा, आ गया, मगर ये चलेगा नहीं। क्यों? क्यों हमको इसमें कॉइल वोल्टेज देना है। अब कॉइल वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे मान के चलो इंडोर है, कोई इक्विपमेंट है, आप रिमोट से एसी ऑन करते हो ना कि नहीं करते हो? हाँ करते हैं। जब रिमोट से एसी ऑन करते हो तो 220 सप्लाई भेजता है वो, क्या भेजता है? 220 सप्लाई, ठीक है ना, 220 सप्लाई भेजता है ना। नंबर 2 जब 220 सप्लाई भेजेगा तो यहाँ आएगा एक लाइन और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है कहीं से भी, ठीक है। पुश कर दो, मुझे पुश कर दो, पुश कर दो। इसको ऑन कराने के लिए हमको कंप्रेसर ऑन कराना है या कोई भी इक्विपमेंट ऑन कराना है तो हमको A1 A2 में कॉइल वोल्टेज में 220 सप्लाई देना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर 220 है तो, जैसे कि हम दिखाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉइल वोल्टेज 220 है या 448 डीसी है। अगर डीसी तो 12 वोल्ट देना है आपको, क्योंकि रिमोट से 12 वोल्ट आएगा। अब जो सप्लाई है अंदर ये रिमोट है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से जो सीपी सप्लाई छोड़ेगा, रिमोट कंट्रोल हम एकदम सिंपल बता रहे हैं, एकदम आसान है। इसके बाद एक और वायरिंग बताएंगे अभी। सीपी सप्लाई जो छोड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जाएगा। अगर सीपी सप्लाई छोड़ेगा, सीपी मतलब करंट पास, कोई सीटी भी बोलता है, करंट ट्रांसफर सीटी भी बोलता है कोई, और कहीं के भी सीपी भी लिखा रहता है और कहीं के भी सिर्फ सी लिखा रहता है। तो समझना है, जो कंप्रेसर सीपी सब जो रिमोट का जो पीसीबी है वो जो सीपी सप्लाई छोड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जाएगा। इस चीज को समझ लो डायरेक्टली। और ये जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल सप्लाई, जो न्यूट्रल सप्लाई है, अब इसके अंदर प्रोटेक्शन भी देना है। क्या हो? ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी देना है। प्रोटेक्शन देने के लिए जो न्यूट्रल सप्लाई है ना, ये न्यूट्रल सप्लाई, इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप एसपीपी भी लगा सकते हैं। एसपीपी सिंगल फेस प्रिवेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। एसपीपी लगा सकते हैं। इसके अलावा एलपीएचपी भी रहेगा, एलपीएचपी, एलपीएचपी, लो प्रेशर हाई प्रेशर। ये जो न्यूट्रल है ना, ये सारा इस प्रोटेक्शन से कनेक्ट रहेगा, चाहे एसपीपी में चाहे एलपी या एचपी। हाँ, ये न्यूट्रल इसमें प्रोटेक्शन में कनेक्ट रहेगा इस पे। इससे क्या होगा, अगर फेज रिवर्स होगा 3 फेज में, अगर जैसे कि आर के जगह पे वाई लग गया तो मशीन रोटेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, इससे कंप्रेसर उल्टा घूमने लगेगा। मगर नहीं, जैसे ही फेज सीक्वेंस होगा, कोई फेज चेंज कर देगा 11,000 से कहीं से भी, तो ये एसपीपी सिंगल फुल प्रोटेक्शन इस न्यूट्रल लाइन को काट देगा। क्या होगा उससे कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये इसका प्रोटेक्शन है, ये सिंपल वायरिंग है। अब तुमको इस पे लगाना है तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है कनेक्ट कराना, समझ में ना। कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का काम है कनेक्ट कराना, और कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा बड़ा भी आता है और बहुत छोटा छोटा भी आता है। पहले रिले आता था 12 वोल्ट का, देखो ना जी, 12 वोल्ट का रिले आता था, उसमें रिले में 220 सप्लाई डालते थे, फिर 6C वाला बहुत लंबा वायरिंग होता था उसको, बहुत CSR वायरिंग, कौन कौन वायरिंग लोग बोलते थे उसको, बहुत लंबा चक्कर था। तो एकदम इजी हो गया वायरिंग एयर कंडीशन का। अब एक चीज समझ लो कि प्रोटेक्शन लगाया कैसे जाता है, एकदम सिंपल बता दे रहे हैं जल्दी से। सर ले लो। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम तुमको समझ में आया ना।
कॉन्ट्रैक्टर का काम है, कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट कराता है कॉइल वोल्टेज के थ्रू। अगर वो 440 है तो 440 सप्लाई देना पड़ेगा कॉइल वोल्टेज में, तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। अगर वो 220 है तो 220 सप्लाई देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑन। पूछो। रेड येलो ब्लैक, हाँ तो 3 फेज जो कॉन्ट्रैक्टर से निकलेगा, हाँ हाँ, वो हम लोग किसी भी टर्मिनल में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हो। या कोई उसका मतलब सीक्वेंस है T1 T2 का कॉन्ट्रैक्टर में क्या, रहता है? क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर में आप इस 4 पॉइंट में कहीं भी डाल सकते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर में आपको देखना होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है एनो, इसका होता है नॉर्मली ओपन, आपको यहाँ नहीं डालना है, ये न्यूट्रल के लिए, ये नॉर्मली ओपन है, और डायरेक्ट चल हाँ। जाएगा। एक क्या होता है कि एक होता है NONC, उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे मल्टी टैप इंडोर है, मल्टी टैप आउटडोर है। अब मान के चलिए एक आउटडोर का 2 इंडोर है, और एक 2 इंडोर का एक आउटडोर है। अब एक आउटडोर में सिंगल फैन है, तो मान के चलो कि तुम अगर AC ऑन करते हो तो पंखा चलना चाहिए। अगर मैं AC ऑन करता हूं तो पंखा चलना चाहिए। एक्चुअली सिर्फ ये पंखा के लिए लगाया जाता है। अगर कोई भी AC ऑन करे तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होके पंखा को चलाएगा। ये NONC कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग होता है मल्टी इंडोर में, सिंगल में नहीं लोग करते हैं। वो मतलब मेरा बस यही सवाल है कि हाँ। किसकी कोई भी फेस को किसी भी टर्मिनल में किसी लगा फेज सकते को किसी टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैं। ऐसा तो नहीं मतलब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाए या कोई नहीं, प्रॉब्लम हो? अगर आप जैसे कि R के जगह B लगा दीजिए, कोई दिक्कत, इसी तीनों पॉइंट के अंदर में आप कनेक्शन कहीं भी लगा सकते हैं। मगर जो कनेक्शन आप लगा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे B लगाया, यहाँ पे आपने B लगाया, तो ये B यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, मतलब ऊपर से मिलाना है। ऊपर से मिला। अगर आपने B की जगह Y लगा दिया तो ये SPP जो है ना, ये प्रोटेक्शन, इसको ऑन नहीं होने देगा कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि जो न्यूट्रल सप्लाई जो डायरेक्ट आप जैसे कि आप यहाँ देखिए RYB न्यूट्रल, हाँ, जो न्यूट्रल डायरेक्ट उठाकर आप यहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल का काम बहुत है, पंखा चलाना है, आपको रिमोट में कनेक्शन देना है, सिंगल फेज है। तो न्यूट्रल आप देंगे इस प्रोटेक्शन के थ्रू। पहले SPP में कनेक्शन होगा, फिर LP में होगा, फिर HP में होगा। लोग डायरेक्टली कोई CP से भी कर देते हैं, कोई CP सप्लाई दे, पहले SPP में देता है, SPP से LP में देता है, LP से HP में देता है, HP से फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर में देता है, ताकि पूरा प्रोटेक्शन से हो के गुजरने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के जाए, ताकि कंप्रेसर हर हाल में सेफ रहे। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोटेक्शन लोग डालते हैं, अक्सर देखो वो तुम यहाँ पे एक ओवरलोड लगाते हैं, देखे हो ओवरलोड, इसमें भी 3 पिन होता है, 3 पिन, इसमें भी 3 पिन। ये तीनों पिन कॉन्ट्रैक्टर में अंदर चला जाता है, घुस जाता है कॉन्ट्रैक्टर का, यहाँ पर शायद होगा, देखो तो कहीं पे 3 पिन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर में घुस जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कंप्रेसर का सप्लाई है, ये यहाँ आ जाता है उठ के। ये क्या ओवरलोड? नहीं, ये इस तरह से होता है, और इसके अंदर इसको बोलते हैं OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये एक्सटर्नल ओवरलोड है। ये क्या है? ये आपने अलग से लगाया है, मगर कंप्रेसर के अंदर भी एक अपना ओवरलोड होता है। अभी किसी कारण से कोई प्रोटेक्शन काम नहीं किया, वीक हो गया, उस बेस पे वो ओवरलोड कंप्रेसर को हीट होकर बंद करा देता है। ज्यादा गर्म होता है तो कंप्रेसर का करंट देना तो बंद कर देता है। इससे क्या होता है, सप्लाई 3 फेज को पूरा कंप्लीट कर देता है। वो डायरेक्टली इस तरह लगा होता है, RYB, एक कॉइल के अंदर लगा होता है। ये कॉइल है, डायरेक्ट 3 फेज, 1 2 3 इस तरह कनेक्ट होता है ये, और ये तीनों सप्लाई को काट देता है एक बार में, तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। जब ठंडा होता है तो स्टार्ट होता है। मगर अगर ओवरलोड कटा है, इंटरनल ओवरलोड अगर कटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट है, या तो मशीन में गैस ओवर हो सकता है, या आउटडोर का। अगर OLP मारा है, अगर ये OLP मार रहा है, तो सबसे पहले आपको फेज चेक करना है।
फेज नहीं आएगा तो ओवरलोड मारेगा। कंप्रेसर का आउटडोर का पंखा नहीं चलेगा तो ओवरलोड मारेगा। कंप्रेसर रोटेशन उल्टा घूमेगा तो एलपी मारेगा। ठीक है, कंडेंसर गंदा होगा तो एलपी मारेगा। बहुत सारे रीजन है। गैस ज्यादा होगा तो मारेगा। कोयल की बंद कर देगा तो मारेगा। लिक्विड लाइन बहुत ज्यादा हॉट होगा तो मारेगा। तो आज हम कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ सिंपल सा वायरिंग बताएं आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्टर, एसपीपी, रिले और भी जो ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो किस तरह से वायरिंग होता है और कैसे कैसे काम करता है वो हम आपको बताएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर का आपको कॉइल वोल्टेज समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर। कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन है मन में, पूछ सकते हो। कुछ मन में सवाल है तुम्हारे? सुहेल? अगर कंप्रेसर में जैसे आप यहाँ बताया रेड येलो ब्लैक लिखा हुआ है, हम्म। आप जैसा बनाए, अगर कंप्रेसर में नहीं रहे वैसा तो उस कंडीशन में क्या, थ्री फेज में कोई इशू नहीं है। मतलब अगर कोई भी कहीं भी लगा थ्री सकता है। फेज में अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो अक्सर लोग 3 तार, रेड कलर का 3 तार डाल देता है। तो टेक्नीशियन का काम क्या होता है? टेक्नीशियन काम क्या होता है? वो चेक करता है। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं, आर वाई, थ्री फेज में आर वाई भी होता है। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है सिंगल फेज में। ये भी चीज समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पीएससी, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर वायरिंग। पीएससी सिंगल फेज में। अभी जो भी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन आ रहा है उसमें पीएससी वायरिंग आता है। क्या आता है? पीएससी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। जो पहले आज से 8 साल पहले, 6 साल पहले एसी आता था उसमें सीएसआर वायरिंग आता था। क्या आता था? सीएसआर कैपेसिटर, स्टार्ट एंड रिले। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रिले पहले आता था। तो अब बहुत चेंज हो गया है, एकदम मामला उल्टा है। अभी एकदम इजी हो गया है, सिर्फ समझने का है। तो कॉन्ट्रैक्टर का सिंपल फंड आपको समझ में आ गया। मेरा एक और डाउट है पर कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, ये पीसीबी का है। नेक्स्ट पार्ट में बताना। जब हम पीसीबी के लेके बैठेंगे तो पीसीबी बताना, क्योंकि थ्री फेज का जो पीसीबी है वो भी तो दिखाएंगे। थ्री छोटा सा है, पूछो। आप बोले वेरिस्टर या लीडिया, हम्म, ये बोले अगर ये खराब हो जाए तो आप उसको तोड़ दीजिए और कैसे बताए फ्यूज क्या होता है? वो हमको नहीं समझ आया। अच्छा हम बता देते, छोड़ो इतनी गलमाम उल्टा हो जाएगा। वीडीआर और वेलिस्टर। वीडीआर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है ना जो आपस में एक कार्बन के थ्रू अलग होता है। वो एक्चुअली वीडीआर तो मेरे वीडियो में डाला हुआ है, तुम देख सकते हो वीडियो में जाके, मेरा पूरा वीडियो में डाला हुआ है, फिर भी समझा देते तुमको। वीडीआर में एक कार्बन का कुछ अपना एक सिस्टम होता है जो आपस में अलग होता है, ठीक है। मगर जैसे उसके अंदर हाई वोल्टेज घुस जाता है वो टच हो जाता है आपस में और वो फट जाता है। और वो इसीलिए लगाया गया कि वो सबसे पहले अपने आप को डैमेज करेगा पीसीबी को बचाने के लिए। पहला फ्यूज उड़ा देगा, उसके बाद वो अपने आप को डैमेज करेगा। वीडीआर का ये काम है, ठीक है। उसको अगर आप तोड़ के हटा देते हैं तो ऑलरेडी पहले से अलग रहता है वो, तो फिर वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अब जो कोई भी हाई वोल्टेज आएगा सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा? पीसीबी। तो पीसीबी में कुछ भी उड़ा सकता है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। कभी भी कोई काम करो प्रोटेक्शन को लेके ही चलो। क्लियर है? इसका फुल वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल में, देख सकते जाके। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया कुछ, तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।